नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। मार्केट में इन दिनों जो भारी उथल-पुथल मची है ना, उसे देखकर घबराहट होना बहुत नॉर्मल है। सोचिए, वर्तमान आर्थिक स्थिति बिल्कुल एक बड़े मौसमी तूफान की तरह है। चारों तरफ से अलग-अलग खबरें आ रही हैं, मार्केट्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। सही डेटा और स्मार्ट रणनीतियों के साथ इस तूफान से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है। चलिए, आज मिलकर इस मार्केट के तूफान को डिकोड करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इस ग्लोबल मार्केट के तूफान से लेकर भारत की स्थिति, गोल्ड टैरिफ के असर और टैक्स सेक्टर के शिफ्ट्स पर बात करेंगे। और सबसे जरूरी, अंत में आपके लिए एक सॉलिड सर्वाइवल गाइड भी है। ये एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो बदलते ट्रेंड्स को समझने में आपकी मदद करेगा। पार्ट 1, ग्लोबल मार्केट का तूफान। दुनिया भर में जो भू राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, वो कैसे मिलकर एक बड़े मार्केट डिसरप्शन का रूप ले रही हैं, आइए इसे समझते हैं। अब जरा इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर अचानक 3.8% तक स्पाइक कर गई, और ठीक उसी समय मिडिल ईस्ट में ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते होर्मुज जलडमोरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लगभग बंद सा हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तेल के टैंकर वहीं फंस गए और ब्रेंट क्रूड सीधे $106 प्रति बैरल के पार चला गया। ये सारी घटनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं, और सच कहूं तो यही वो असली तूफान है जो दुनिया भर के मार्केट्स को हिला रहा है। सेक्शन 2, भारत की स्थिति और वैल्यूएशन। अब जब ग्लोबल तूफान आता है ना, तो उसकी बारिश हमारे भारतीय बाजारों पर भी होती ही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95.68 रुपए प्रति डॉलर। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये रुपए का अब तक का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल है। ग्लोबल मार्केट में भारी अनिश्चितता, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की लगातार बिकवाली ने इस सिचुएशन को पैदा किया है। ये ग्लोबल तूफान का हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर सीधा असर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में हम कहाँ खड़े हैं। ग्लोबल मार्केट कैप में भारत की हिस्सेदारी भले ही 3% से नीचे आ गई है, लेकिन अगर हम प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो को देखें तो भारत अभी भी 20.6 पर मजबूती से खड़ा है, जो यूरोप के 15 से 19 और दूसरे एमर्जिंग मार्केट्स के 16 से 18 के मुकाबले काफी महंगा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इतनी बिकवाली के बाद भी हमारे मार्केट्स का वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम पर बना हुआ है। तो क्या सब कुछ सिर्फ नीचे ही जा रहा है? जी नहीं, चार्ट्स पर हमें बुलिश कैंडल भी दिख रही है। इसे समझना काफी आसान है। जैसे किसी हिलती हुई और गिरती हुई इमारत में आपको अचानक एक मजबूत फर्श मिल जाए जहां आप टिक सकें। जब बाजार लगातार गिर रहा हो और खरीदार वापस आकर प्राइसेस को सपोर्ट देते हैं, तब ये पैटर्न बनता है। और बीएसई सेंसेक्स ने हाल ही में 74,600 के लेवल के आसपास कुछ ऐसी ही स्टेबिलिटी दिखाई है। यह गिरावट के बीच एक अच्छी राहत की सांस है। सेक्शन 3, गोल्ड टैरिफ का असर। ऐसे अस्थिर माहौल में सरकारें भी एक्शन मोड में होती हैं, और उनकी पॉलिसीज का सीधा असर अलग अलग सेक्टर्स की किस्मत तय करता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने बचाव के तौर पर सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है। मकसद था रुपये की गिरावट को थामना, लेकिन मार्केट्स में इसका असर एकदम दोतरफा हुआ है। एक तरफ टाइटन और कल्याण ज्वेलरी जैसी कंपनियों को नुकसान हुआ, क्योंकि जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगी। लेकिन दूसरी तरफ मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसी गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि उनके पास जो सोना कोलैटरल के रूप में रखा है उसकी वैल्यू रातों रात बहुत बढ़ गई। पॉलिसी एक, लेकिन विनर्स और लूजर्स एकदम अलग। सेक्शन 4, टेक, एआई और सेक्टर में बदलाव। एआई का जो इतना बज़ था, वो इस आर्थिक तनाव के बीच कैसे बदल रहा है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल टेक मार्केट्स में इस वक्त अच्छी खासी नरमी है। वॉल स्ट्रीट पर भारी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो इंटेल और माइक्रॉन जैसे दिग्गजों के शेयर काफी गिर गए। साउथ कोरिया का मार्केट भी डरा हुआ है कि कहीं सरकार एआई कंपनियों के प्रॉफिट्स को रेगुलेट ना कर दे। लेकिन इन सारी गंभीर चिंताओं के बीच भारतीय बाजार के लिए एक बहुत शानदार खबर है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि हमारे स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमी की वजह से बीएसई सेंसेक्स जून 2027 तक 89,000 के लेवल को छू सकता है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी अभी पूरी तरह से जिंदा है। सेक्शन 5, रिटेल इन्वेस्टर सर्वाइवल गाइड। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सारा डेटा आपके और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए क्या मायने रखता है?
मार्केट के दिग्गज इस समय जो कह रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार के मुताबिक ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए एक लाइव स्ट्रेस टेस्ट जैसी है। उनका साफ कहना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतों पर क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखना ही सबसे सेफ है। सीधे शब्दों में कहूँ तो जब बाहर भारी तूफान हो तो बिना तैयारी के बाहर निकलने से बेहतर है अपना छाता खोलकर किसी सुरक्षित जगह पर इंतजार किया जाए। तो इस उथल-पुथल में आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कैश रिजर्व बनाकर रखें। दूसरा, उधार या लिवरेज लेकर ट्रेडिंग करने से अभी बिल्कुल बचें। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनियों को चेक करें जिन पर महंगे क्रूड ऑयल और कमजोर रुपया का बुरा असर पड़ सकता है। और चौथा, बड़े बैंकों के स्टॉक्स को चुन-चुन कर इकट्ठा करें। ये बिल्कुल एक गीली और फिसलन भरी सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाने जैसा है। स्पीड थोड़ी कम रखनी है और बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखिए, मार्केट करेक्शन का मतलब हमेशा पैनिक नहीं होता। पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास की इस बात पर गौर कीजिए। किसी भी संकट को कभी बेकार न जाने दें। इसका मतलब है कि जब अच्छे और मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल रहे हों, तो घबराने के बजाय बहुत ही स्मार्टली खरीदारी करने का ये एक बेहतरीन मौका होता है। इसी रणनीति के तहत मार्केट एक्सपर्ट्स अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफ़ी सेफ्टी देख रहे हैं और साथ ही गिरावट आने पर बड़े बैंकिंग शेयरों को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़े बैंक होते हैं ना, वो मार्केट के झटकों को बहुत अच्छी तरह सह लेते हैं और जब ये ग्लोबल तूफान थमेगा तो लंबी अवधि में यही बैंक आपको बेहतरीन रिटर्न्स देने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते ये एक सवाल खुद से ज़रूर पूछेगा, क्या ये ग्लोबल मार्केट का तूफान आपके पोर्टफोलियो को डरा रहा है या फिर आप इसे एक और भी मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के बेहतरीन मौके की तरह देख रहे हैं? सही जानकारी, संयम और एक अच्छी रणनीति के साथ इस तूफान से सिर्फ बचा ही नहीं जा सकता, बल्कि इसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।